So my first question would be, sir, you knew from a young age you wanted to get into films because your father was a film director and your uncles were cinematographer. Uh, all right. Yes, yes, it was my ever since my childhood dream that I wanted to be a filmmaker. Yes, I have seen my uncles, my grandmother, and people in my family in the films. So it's always been like that. Yes, it was something which I wanted to be, ever since a child that I wanted to be in films. In fact, more than films, it used to be that I wanted to be a storyteller. It was kind of that, how you tell a story, and that fascinated me. And yeah, during the course of time, things started changing, and वो होते होते वो फिल्मों की बात आ गई because I was a part of the film family. और फिल्म से that's how we got connected. तो इस वजह से was yes was the main reason. Um, so I think yes, it is it is definitely one feels. अगर अभी देखें तो एक एडवांटेज है coming from a film family and you want to be in films. Because when I see youngsters today, जो बाहर की कोई इंडस्ट्री से और उनका कोई कोई ताल्लुक नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो उनको बड़ी तकलीफें होती हैं to cope up with this industry. Yes, this industry is very uncertain. इसकी कुछ आज क्या है, कल क्या है, कुछ समझ नहीं है. आपको काम आज है, कल नहीं है, या यू नो हफ्तों तक काम नहीं होगा. तो ये चीजें हैं, और वो सिर्फ अगर आप इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं और आप जानते हैं. आई हैव सीन माय फादर स्ट्रगलिंग, आई हैव सीन माय uncles struggling. So it is, one has seen that. So आपका स्ट्रगल थोड़ा आसान हो जाता है. फिर आपको कोई ऊपर वाला कोई बड़े कहते नहीं है कि देखो ये अच्छा नहीं है या ये मत करो. तो ये रीजंस की वजह से यस यू आर एट एडवांटेज that you have grown up in this industry, and it helps you. Besides that, there is no other plus point or negative point or any advantages being in the film family. No, nothing besides that. सर आप कभी सेट आपका पर्सपेक्टिव. जी जी आप जी कभी सेट में कहिए. गए थे सर आप जब छोटे थे? जी हाँ, बहुत बार, बहुत बार. My I have been on the sets of my grandmother's films. I have been on the sets of my uncle's films, my father's films. Uh, yeah, always been on sets ever since. Yeah. सर फिर आपकी तो फिल्म मेकिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर? तो ये हुआ था, मेरा कॉलेज जब खत्म हुआ तो ऑब्वियसली मुझे इस फील्ड में आना ही था. तो माय फादर ने ये सोचा कि ही वुड पुट मी ऑन टू समवन टू काम से कि आप मुझे लगाइए. तो उनके ताल्लुक बड़े अच्छे थे उस जमाने में विद सुनील दत्त साहब, संजय दत्त फादर. एंड उस टाइम पे दे वर मेकिंग दे वर लॉन्चिंग संजय दत्त. आई एम टॉकिंग अबाउट तकरीबन इन 87 की बात है, 87 88. सो मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, आई वाज वेरी यंग. सो आई वांटेड टू गेट इनटू फिल्म्स. तो ही पुट मी ऑन टू सुनील दत्त प्रोडक्शन. मैं वहां पे तकरीबन 3-4 हफ्ते गया, बट समहाउ वो मुझे मुझे कुछ पसंद नहीं आया, ठीक नहीं लगा. ठीक इन द सेंस दैट आई वाज नॉट फिटिंग इन. इट वाज माय प्रॉब्लम which I now repent that I wish मैं तब से वहीं पे होता, फिल्म इंडस्ट्री में. बट मुझे कुछ वो एटमोसफियर ठीक नहीं लगा, तो मैं निकल आया. एंड देन आई टोल्ड माय फादर दैट आई वांट टू बी इन दिस इंडस्ट्री, मगर मुझे ऐसे फिल्म में मतलब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना है. So I got started searching and I got a job in a production house making ad films. तो मैं एड फिल्म्स में आया और फिर वहां से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई. और कई साल मैंने असिस्ट किया एड फिल्म्स में, और फिर मैंने खुद अपनी एड फिल्में शुरू की. मगर ये दिमाग में हमेशा था कि देखो मतलब फिल्म्स बनानी है, फिल्म्स में करना है. तो वो हमेशा ख्याल यही था कि वहाँ एट द एंड ऑफ द डे फिल्म्स में आना है. तो मेरी काफ़ी जर्नी, when I started my career in the early 1990s, मैं असिस्टेंट था right up till 95.
फिर 95 के बाद आई बिकेम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, एज मैंने खुद अपनी डायरेक्शन स्टार्ट की एड फिल्म्स। तो 95 से 2007 तक मैं एड फिल्में बनाई हैं मैंने, काफ़ी सारी एड फिल्में बनाई। फिर उसके बाद से मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई और देन आई गॉट इनटू फीचर्स। तो 2008-9 में दैट वाज माय फर्स्ट फीचर फिल्म व्हिच आई डिड वाज व्हाइट एलिफेंट। तो ये रहा है मेरा फ्रॉम माय जर्नी फ्रॉम कॉलेज टू एड फिल्म्स टू फीचर फिल्म्स। सर आप क्या अभी आप काफ़ी फिल्म स्कूल आ गए हैं, तो आप रेकमेंड करते हैं लोगों को जो स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ डायरेक्टर वो फिल्म स्कूल में जाए या फिर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करें? नहीं, आई थिंक फिल्म स्कूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फिल्म स्कूल आपको एक बेसिक यू नो नॉलेज देता है विच इज वेरी वेरी द थियोरी पार्ट ऑफ इट। देखिए हम हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि उस जमाने में कि आपकी पढ़ाई लिखाई खराब थी तो आप फिल्म में आ जाते थे, आपका कहीं दूसरे काम से अगर फ्लॉप हुए आप फिल्म इंडस्ट्री में आ जाए। यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट उस जमाने में थी नहीं। तो वो वो एक गलत फहमी हुई है विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये आप इट इज इनफैक्ट यहाँ आपको नॉलेज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर डीलिंग, आप जो बना रहे हो यू क्रिएटिंग समथिंग, ऐसे ही नहीं कोई फालतू चीज है, वो सोच समझ के आपने उसमें दिमाग डाला है। तो यू नीड मोर एजुकेशन बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माय सजेशन टू यंगस्टर्स इज दैट आप अपना एजुकेशन खत्म करो और फिर यस फिल्म स्कूल जाओ, लर्न द थियोरी और फिर असिस्ट करो। दैट इज द राइट स्टेप टू गो अबाउट डूइंग इट। Great. So then you made your debut film, The White Elephant. It got premiered at जी AFI. So what was the experience while जी। shooting the film? Well, I mean, when I wrote this, जब वो कहानी मेरी है, तो with my writer, we developed the script. तो सब ने मुझे कहा कि एजाज you're making a mistake by doing a film like that। वो हाथी के साथ और एक गांव की कहानी है, कौन देखना चाहेगा, you know। But somehow, जब I had a lot of conviction that okay, I want to tell stories the way I want to tell stories। मुझे मुझे वही करना है। बहुत मुश्किल फिल्म थी हाथी के साथ काम करना। मैंने आई हैड स्वेट बाय दैट आई विल नेवर, आई डोंट वांट टू वर्क विद चिल्ड्रन एंड एनिमल्स, बिकॉज़ दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज़ देयर इज नो रिस्पांस। आप एक बच्चे के साथ आप कितना भी एक्सप्लेन करो, इट डजंट, ही डजंट रिस्पॉन्ड, यू हैव टू डू, मेक डू उस तरीके से। एंड सेम विद एनिमल्स, मैंने एड फिल्में बनाई थी काफी सारी, तो उसमें एनिमल्स देन आई हैड स्वेट बाय कि नहीं भाई, मैं कभी जानवर और बच्चों के साथ काम नहीं करूंगा। और मेरी करियर में, लाइफ में ऐसा ही हुआ है कि मैंने पहली फिल्म थी मेरी हाथी के साथ, और मेरी जो हामिद, जो Hamid. इतनी सारा acclaim मुझे Yes. मिला, वो एक बच्चे के साथ। Yes. तो somehow it happens। Yes, it was a difficult experience in White Elephant। वो हाथी को इस तरीके से हम लोग को टू गो अबाउट इट, उसमें तो बहुत सारी कहानियां अगर मैं शुरू करूं कि मैंने क्या किया उसको हाथी को करने के लिए, एक्टिंग करवाने के लिए, तो इट इज अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर। बता दिए सर कोई एक आपका ऐसा कहा। तो मैं सबसे पहले जो इस तरीके से मैंने वो जो हाथी को सिलेक्ट किया, तो हम लोग का प्रोडक्शन हुआ, तो केरला में दिस प्लेस कॉल्ड ओट्टापालम। तो वहाँ पे एक हमें साहब मिले जिनके पास 14 हाथी थे। और वहाँ क्या होता है कि हाथी जाता है, उन लोग खरीदते हैं हाथी मंदिर में पूजा कराने के लिए, एंड दैट्स हाउ दे अर्न। हर पूजा में द ओनर गेट्स अ सर्टेन पार्ट, तो दे कीप एलिफेंट्स टू दैट टू अर्न मनी। और उस टाइम पे 2008-9 में जब हम शूट कर रहे थे, तो ये एक लॉ पास हो रहा था कि आप जानवरों से, पेटा हैड पास दिस, you cannot make an animal work। तो वो चीजें, और उस जमाने में वो हाथी को लॉन्ग्स उठाना और ये सब चीज करना, स्लेवरी बहुत ज्यादा थी उस केरला में, वो कम हो रही थी। तो जब ये हुआ तो आई वेंट टू, ही द ओनर कॉल्ड अप एंड सेड कि कम एंड सेलेक्ट द एलिफेंट व्हिच यू वांट। तो आई वेंट, एंड वहां पे 14 फ्यू एलिफेंट्स थे, और मैंने सबको, एंड ही केप्ट ऑन टेलिंग मी इसके पास मत जाओ, इसके ये मत जाओ, अच्छा ये बड़ा ही like short tempered elephant,
और फलाना ये ऐसा है, वो वैसा है। ऐसे अरे बाप रे, आई मीन हाउ एम आई गोना वर्क देन। तो इतने में पीछे पलट के मैंने देखा तो उन्हीं का एक हाथी मंदिर से बाहर निकल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि और ये हाथी? तो उसका नाम था देवी दत्त। तो उसने कहा, अरे सर आप ये इसको मत सेलेक्ट करो, ये तो बहुत ही बुद्धू और हमारा गुड फॉर नथिंग एलिफेंट है, और इसके साथ कुछ होगा नहीं, आपका काम नहीं हो पाएगा। और वो पास पे आया तो और ये कहने लगे कि आप इसके साथ कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं करेगा। तो मैंने उसके मुंह में हाथ डाल दिया, उसके ट्रंक के नीचे चला गया मैं, उसको उसकी आंख बंद कर दी और फलाना, एंड वो कुछ नहीं कर रहा था। और फिर मैंने पलट के मैं ओनर से बात कर रहा था। जैसे ही थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई, उसने अपनी ट्रंक मेरे शोल्डर पे पकड़ी एंड ही टर्न मी अराउंड and as if like he didn't want to leave me. And that's how I decided I want this elephant only. And that's how he was starred in my film. He was selected for the film. और फिर जर्नी शुरू हुई। पहले 5 दिन जो थे वो इतने खराब हुए क्योंकि हमारा सीन्स खत्म ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं एक ब्लॉक लगाऊं, वो फॉर एग्जाम्पल हाथी का प्रोफाइल है, वो आगे हो जाए, पीछे हो जाए, उधर हो जाए, सामने हो जाए, उसके उसके नीचे हम खाना रखें तो एक ही शॉट में पूरा खाना खा ले, तो हमारी कंटिन्यूटी बिगड़ती थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ 5वें 6ठे दिन पे आई वॉज रियली अपसेट। मैंने डीओपी से कहा कि यार ऐसे कैसे कंप्लीट होगी फिल्म। तो 5वें दिन पे मैं सेट पे आ गया। तो अच्छा, और मैंने ये भी किया था, मेरे आर्टिस्टों को और माय मेन एक्टर, उनको मैंने 1 महीना पहले बुलाया था कि आई नीड यू टू गेट फेमिलियर विद द एलिफेंट, क्योंकि एकदम से आप हाथी के पास नहीं जा सकते। वी हैड लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। मैंने डूज एंड डोंट्स, लाइक हम सेट पे वी नेवर यूज्ड टू वेयर परफ्यूम, वी नेवर वोर अ डियो, मेकअप नहीं था आर्टिस्टों का, क्योंकि वी हैव टू, यू नो आफ्टर ऑल एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल, आई मीन, एंड इट्स एन एनिमल, में खड़े रह के हिल नहीं रहा है। और मैंने एक फॉर्म ये कर लिया था, हर रोज सुबह जाके उसको पहले गुड़ खिलाऊं और फिर उसको सेट पे लेके आओ। अब व्हेन आई वेंट देयर ही वाज नॉट मूविंग। तो मैंने वो माहौत से पूछा क्या हुआ। वह, सर वो मेरी बात नहीं मान रहा था, मैंने उसको पनिश कर दिया है, और वो दीवार के अगेंस्ट सर नीचे करके खड़ा हुआ है और हिल नहीं रहा है। और मैंने देखा उसकी कान के पीछे एक बैम्बू स्टिक को खड़ा कर दिया, इधर कान के पीछे। मैंने ये पनिशमेंट क्या है? बोला वो मेरी बात नहीं माना था इसलिए मैंने पनिश किया, वो हिलेगा नहीं। अरे मैंने बोला दैट्स हाउ आई मेड माय फिल्म। तो मैंने वो जो बैम्बू था उसको क्रोमा के कपड़े में लपेट के कि सो दैट आई कैन क्लीन इट ऑफ लेटर, एंड उसको मैं लॉक कर देता था वो हाथी को, एंड इट वाज लाइक एज इफ लॉक को हिलता नहीं था। एंड दैट्स हाउ आई मैनेज टू कंप्लीट द फिल्म। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं व्हाइट एलिफेंट पे। बट इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद एलिफेंट्स। My God, what an animal they are. सर हैव यू सीन द शॉर्ट फिल्म व्हिच वॉन द ऑस्कर, नेटफ्लिक्स में जो आई थी? It's a documentary. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. So the good part is that okay, it is almost like the same story of my film too, but mine is a fiction and that's a documentary. And ये अभी बनी है, मैंने 10 साल, बल्कि 2008 में बनाई थी. तो it is almost like the same story है. सर आपने कोई फिल्म आपने सोच के बनाई थी कि ये फिल्म से इंस्पायर होके ये बन रही है? See, I feel every film or every story is an inspiration of a film or a story or a novel or any book, because creativity is inspirational. आप ये नहीं बोल सकते, आप कहीं भी कुछ भी लो, आपको कहीं से इंस्पिरेशन आया तो आपने वो बनाया है, तो आपने वो लिखा है. So filmmaking also is an inspiration. The story comes from inspiration, and that inspiration is something which one searches for all the time. एंड आपको इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकता है, आप बैठे हुए आप बात कर रहे हो, वो निकल आ जाए. लाइक एग्जांपल मैं दूं आपको व्हाइट एलिफेंट का. मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी, और वो गराज में हफ्ते में 3 दिन कुछ ना कुछ उसमें खराबी होती थी, और वो गराज पहुंच जाती थी, एंड वो मैं परेशान हो गया था. बट आई डिडंट वांट टू सेल इट. आई वाज डूइंग एड फिल्म्स दोस डेज. तो एक दिन मैं गराज में था और मैकेनिक रिपेयर कर रहा था. वो गाड़ी के नीचे से निकला मैकेनिक, खड़ा हुआ, सर पकड़ के बोले, साहब ये सफेद हाथी को बेच क्यों नहीं देते? और वो जो एक अल्फाज जो उसने निकाला, मैं उसको देखता रह गया. एंड ही सेड, जैसे कि आई वाज डम्बस्ट्रक्ट, और मैं जस्ट आई वाज स्टेयरिंग एट हिम, एंड जैसे मेरी पूरी कहानी आ गई मुझे. आई केम बैक टू माई ऑफिस, आई सैट डाउन,
और मैंने जो कहानियां मतलब वो सोचने लगा, वो निकलते 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 व्हाइट एलिफेंट बनी और फिल्म बनी, and it traveled everywhere. It was selected for Indian Panorama. So what I'm trying to say, आपको एक लाइन से भी इंस्पिरेशन मिल सकता है, तो you never know, and this inspiration goes with everywhere. आपको anything can inspire you, even a bird flying, in your window, maybe you see that can inspire you for any creative thought. So yes, every creativity is an inspiration. That's what I feel. सर फिर आपने अपनी सेकंड फिल्म बनाई बंके की क्रेजी बारात, एक कॉमेडी. सो वाज इट डिफिकल्ट टू जी मेक अ कॉमेडी सर? जी हाँ. सो which so happened, जब मैंने व्हाइट एलिफेंट बनाई and it traveled, and वो रिलीज नहीं हुई थी व्हाइट एलिफेंट because of certain reasons, because NFDC involved, and a lot of politics or some things of those things which are involved. उस वजह से वो रिलीज नहीं हो पाई. So I was a little disappointed. So just after White Elephant, I wrote another script called, Abhi, which, my last, which I'm working on, it's called Druja. It's a Malayalam, again, a subject based in Kerala. So I'm making this into a Malayalam film. Malayalam is not my language, but for me, filmmaking is a language, and not language is a, filmmaking is a universal language. So you don't need to know the language to make the film. So that's what the thing is. So many White Elephant ke baad, I was working on that script for a very long time. And again, it was a dark film. So when I took it around, a lot of producers said, "Are you mad? We don't want to get into it." And falana, 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 and it goes on. And they all said, "Ki do a commercial film." And somehow मुझे ये कहानी आई, बाकी की क्रेजी बारात, थ्रू किसी से होते होते ये कहानी मुझे मालूम पड़ी, एंड आई वेंट मैड. और मैंने वो मलयालम फिल्म जो थी, स्टोरी जो थी, उसको रोका, एंड आई गॉट इनटू दिस. एंड मैंने फिर बाकी की क्रेजी बारात बनाई. Yes, it is difficult. If I would say that, see, I come from a background where I want to do meaningful films. जैसे मैंने व्हाइट एलिफेंट बनाई और दूसरी हामिद जो बनाई, I'm more of that. बाकी की क्रेजी बारात वाज a commercial subject जिसमें 5 गाने थे, और it's a comedy. I love trying out new genres. I love to do that. But it is difficult क्योंकि वो चीज, to get that, एक कॉमेडी में एक टाइमिंग की जरूरत है. और कमिंग फ्रॉम अ आर्ट हाउस बैकग्राउंड एंड डूइंग आर्ट फिल्म्स, वो चीज समझना बड़ा मुश्किल है. तो कॉमेडी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. आपको लगेगा कि जब आप सेट पे हैं, आपने ये शॉट शूट किया, ये सीन ले रहे हैं, आपको लगा आप हंस हंस के बुरा हाल, मगर जब उसको एडिट करके आप सामने स्क्रीन पे देखें, और वो कुछ, इट्स नॉट इवोकिंग एनी लाफ्टर. और इट्स द अदर वे ऑल्सो. आपने देखा कुछ भी नहीं हो रहा है सेट पे, मगर जब स्क्रीन पे जब आता है, लोग पागल जैसे हंस रहे हैं. तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू पिन पॉइंट और पकड़ने की जरूरत है. और वो बहुत मुश्किल होता है कि ये क्या पसंद आएगा पब्लिक को, क्या नहीं, क्यों, यू नेवर नो. वो एडिट के बाद कुछ और आ जाता है. सो दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ मेकिंग अ कॉमेडी फिल्म और अ कमर्शियल फिल्म. यू नेवर नो क्या समझ में आ जाए. आर्ट हाउस में क्या होता है, आपका एक फ्लो में जाते हो कि आपको एक मीनिंग दे, मोमेंट्स ढूंढते हो, हाउ टू कैप्चर दोज मोमेंट्स. वो कॉमेडी में एक वो चीजें आ जाती हैं, आप जितना क्रिएट भी करो. अभी लाइक व्हाइल आई वाज डूइंग बाकी की किसी बारात, उसमें संजय मिश्रा जी हैं, राजपाल यादव, विजय राज, राकेश बेदी, यू नो इतने मंझे हुए एक्टर्स हैं. दे सो गुड टू वर्क विद, दे सो फैंटास्टिकली टैलेंटेड. अब उनका जो टैलेंट है, एक, एज अ डायरेक्टर, you have to let that flow happen in the for the talent. आप अगर उस टैलेंट को कहीं से आप कोशिश करो उसको शेप देने की, वो कभी बैकफायर कर जाता है. तो वो आप उस फ्लो को, उस टैलेंट के फ्लो को आप किस तरीके से उसको रास्ता दिखाते हो, एंड इट बिकम सक्सेसफुल. दैट इज द की पॉइंट व्हेन यू आर मेकिंग अ कमर्शियल सब्जेक्ट, एंड स्पेशली कॉमेडी. वो जो टैलेंट को टैप करना और सही किस तरीके से उसको मोल्ड करके निकाल के आना, दैट इज मुझे कॉमेडी में दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है. सर ये तो सच बात है कि एक जब कोई फिल्म बनाता है तो वो राइटिंग के तक और जब शूट करता है और जब एडिट करता है 3 डिफरेंट बार लिखता है, बनती है फिल्म. जी हाँ.
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप पहले आइडिया को कंसीव करते हो, फिर जब लिखते हो तो वहाँ पे उसका शेप अलग हो जाता है। फिर डायरेक्टर जब आता है उसका जिस तरीके से वो कंसीव करता है उसका शेप अलग हो जाता है। फिर उसके बाद से एडिटर जब आता है, वो कैमरामैन अपना शेप अलग दे देता है। फिर एडिटर आता है वो उसमें शेप अलग दे देता है। म्यूज़िक डायरेक्टर आता है वो उसमें एक ऐसी चीज़ डालता है कि वो पूरा चेंज हो जाता है। तो ये ये चीज़ें होती रहती हैं। दैट इज़ व्हाट फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट। इट्स अ टीम एफर्ट, दैट्स हाउ थिंग्स आर। सर आपने फिर अपनी तो थर्ड फिल्म बनाई हामिद, आपकी मैग्नम ओपस कह सकते हैं, काफ़ी क्रिटिक्स को पसंद आई। सो हाउ वाज द जी। आइडिया गेम सर फॉर हामिद, एंड वाज इट डिफिकल्ट टू शूट, क्योंकि श्रीनगर में तो तो क्या हुआ था जब हम लोग का एक ग्रुप था इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स वर्ल्ड वाइड, जिसमें केतन मेहता, मिस्टर केतन मेहता, सुधीर मिश्रा, अनुराग, a lot of directors were involved in that group at one time. और वहाँ पे हम लोग जितने जो डायरेक्टर्स थे वो सब वी वर मोर टुवर्ड्स द इंडी सिनेमा, इंडिपेंडेंट फिल्म्स। तो हमारी फिल्मों को जो रिलीज होती है, हमको सही रिलीज दिया नहीं जाता है। वो दे देंगे आपको एक शो सुबह के टाइम पे, एक शो दोपहर के टाइम पे जब पब्लिक नहीं आती, तो हम लोग को सही रिलीज नहीं होता है। और उसका रीजन ये है कि हम रेगुलरली काम नहीं देते हैं। तो हमने क्या सोचा था उस ग्रुप में कि हम हर महीने एक फिल्म रिलीज करेंगे, सो दैट वी बिकम अ एंटिटी वेयर हमको डिस्ट्रीब्यूटर्स हमको सही टाइमिंग मिल पाए, दे पाए। नाउ उस तरीके से ये स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग की पहले उसमें 12 डायरेक्टर्स थे, वो 12 डायरेक्टर्स में से मैं एक डायरेक्टर था। तो मुझे कहा गया कि आप और हम लोग सब मिल के कि आपका क्या आइडिया, आप क्या बनाना चाहोगे। एंड वी हैड अ फिक्स थिंग कि हमारा बजट इतना रहेगा हर फिल्म का। और वी वुड डेफिनेटली कंट्रीब्यूट, बाकी के डायरेक्टर्स वी वुड से कि हमें ऐसे ये फिल्म, ये स्टोरी आइडियाज। तो मैंने एक मेरी ग्रैंडमदर की कहानी सोची थी। तो वो मैं कहानी लेके गया था, तो सबने कहा कि एजाज वो थोड़ा सीरियसली कुछ और सोचो। तो आई डिडंट नो एनीथिंग। उतने उस दिन शाम को मेरे एक दोस्त ने श्रीनगर से फोन आया उसका कि मैं ही सॉ प्ले एंड विच इज बेस्ड ऑन समथिंग लाइक दिस, कि एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है और वो 7 8 6 डायल करता है, सोचता है कि वो अल्लाह का नंबर है, और वो कनेक्ट करता है एक कश्मीरी पंडित से। बस उतना मुझे बताया एंड आई वेंट मैड। और मैंने उसको लिखना शुरू किया और वो फिर हामिद बनी। फिर जब कहानी बन गई, देन आई वेंट टू माय प्रोड्यूसर्स। मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से मिला, सबने ना कहा। दे सेड दे डिडंट वांट टू गेट इनटू इंडी सिनेमा। And then finally, I met Saregama, and they loved the script, and they said, "Yes, we want to do it." So we decided that, but they said, provided आप कश्मीर में मत करो, क्योंकि उस जमाने में कश्मीर के हालात सही नहीं थे और वहां पे कोई जाता है, टूरिज्म बंद हो गया था। मैं रफली टॉकिंग अबाउट 2017 की बात है। तो मैं रेकी पे गया। मैं पूरा जम्मू और हिमाचल घूम चुका, बट मुझे कहीं वो मिल ही नहीं पाया। तो मैंने वहां से फोन लगाया मेरे प्रोड्यूसर को। आई सेड लेट मी गो टू कश्मीर, ये यहाँ नहीं मिल रहा है। एंड द रीजन व्हाई आई कुडंट फाइंड द लोकेशन, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट ब्यूटीफुल, बट आई वांटेड चिनार का पेड़ मुझे मेरे कई सीन्स में चाहिए। and played a very important character as a being in Kashmir. And चिनार grows only in Srinagar, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जम्मू में एक है जगह कॉल बदरवा, which they call मिनी कश्मीर। वहां पे आई वेंट इन एंड इट्स ब्यूटीफुल लुकिंग, बट वहां पे सिर्फ एक पेड़ है चिनार का। एंड आई वांटेड डिफरेंट डिफरेंट सीन्स में। एंड आई केम बैक व्हेन आई टोल्ड माय प्रोड्यूसर, आई सेड मुझे कश्मीर जाने दो, श्रीनगर जाने दो, मुझे वहां जाके लोकेशन देखना है। सिंह आप चले तो जाओ रकी पे, मगर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं गया वहां पे और जो लोकेशंस हुई मुझे पसंद आई, एंड आई केम बैक टू बॉम्बे एंड आई सेड आई वांट टू शूट ओवर देयर। So they said that nothing, it's not allowed, and ये नहीं हो पाएगा, you're shooting at your own risk. I said yes, I will shoot at my own risk. And dates fix हुई और हम गए शूटिंग करने। आई थिंक वो पहला दूसरा दिन था, तो वहां पे मेजर प्रॉब्लम हो गई। वहां पे हम शूट कर रहे थे गांव में, मुझे नाम नहीं आ रहा है उस गांव का, वो टंगमर के पास है वो गांव, अंदर कुछ तकरीबन 30 35 किलोमीटर अंदर की साइड पे, बॉर्डर के क्लोज। अब वहां पे जब हम शूट कर रहे थे तो सडनली कहीं से पत्थर पड़े,
पत्थर एटलीस्ट 4-5 ठक 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 ठक, और पत्थर आ रहे थे तो ऊपर से आ रहे थे। तो लोग वहां के जो गांव वाले के बच्चे थे वो कहीं से वो पत्थर फेंकते थे। और उस जमाने में पत्थर, यू नो हाउ डेंजरस इट वाज, देवर कश्मीरीज यूज्ड टू थ्रो स्टोन्स एट यू नो सीआरपीएफ, एंड दे वर नोन एज स्टोन पेल्टर्स। तो अब जब पत्थर जब आए तो वो जो एक खौफ था एक सबके दिल में, दिमाग में, यूनिट में, सब भाग गए। एवरीवन, वी ऑल रैन अवे एंड टेकिंग शेल्टर्स कि ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। और उस गांव, इट वाज अ स्मॉल विलेज, तो वहां पे अक्सर वो जो उन जो घर होते हैं वो उनके रूफ टिन का होता है, क्योंकि फॉर कोल्ड रीजंस, स्नो की वजह से देखिए उनके रूफ जो होते हैं टिन के होते हैं। और टिन पे अगर छोटा पत्थर भी पड़ा तो इतनी बड़ी आवाज आती है। तो वो जब पत्थर गिरते थे भाड़ 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 आवाज आती थी, और पूरा यूनिट कैमरा उठा के भाग के यूनिट गोइंग अंडर शेल्टर, और 5 मिनट रुक के देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, एंड देन यू कम आउट। तो जब पहली बार ये हमारे साथ कुछ तकरीबन 7 या 8 टाइम हुआ, और पूरे हमारे मेरे एक्टर्स पूरा एकदम हालत खराब हो जाती थी। शुरू शुरू में तो हालत खराब हो जाती थी, वो सब दिमाग अब ये कहाँ आ गए हम। और लोग आके मुझे कंप्लेन भी करते थे यूनिट वाले के, यार हम ऐसे कैसे काम कर सकते हैं। फिर हम लोग वो जो पंचायत थे गांव के उनको मिलके ऐसे, देखो ये क्या है, ये कौन कर रहा है। मालूम पड़ा कोई बच्चे थे जो शरारती बच्चे थे, वो सिर्फ हम लोग को डराने के लिए कर रहे थे, और ऐसे कुछ था नहीं। तो ये चीजें हुई। देयर वर लॉट ऑफ हर्डल्स आल्सो। एक और बड़ा किस्सा हुआ था, मेजर किस्सा हुआ था, कि वो जब राइड का सीन है, जब हम राइड का सीन शूट कर रहे थे, तो वो टंगमर की मेन मार्केट पे था। सुबह का टाइम था, 7 बजे का टाइम, मैंने कैमरा लगाया था। और कैमरा, अनफॉर्चुनेटली, मैंने कैमरा सीआरपीएफ के जवानों के पीछे रख दिया था एज अ फर्स्ट शॉट। और सामने मैंने कश्मीरीज को पूरा अरेंज कर दिया था, मेरे पास 100 का क्राउड था। और उनको कहा कि आप वहां से आओ और पत्थर ये बोलो और पत्थर फेंको, और ये जगह पे आपका पत्थर आना चाहिए। तो मेरा कैमरा उनको शूट कर रहा था। आई कुड हैव डन एनी विच वे, मैं सीआर वहां से सीआरपीएफ भी कर सकता था, मगर ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। और जब मैं ये रिहर्सल हुई तो मुझे बड़ा जोश लगा मेरे एक्टर्स में। तो मैं बोला चलो ये इसको मैंने डीओपी से कहा कि जॉन लेट्स शूट दिस यार, ये मुझे एनर्जी, आई डोंट वांट टू लूज दिस एनर्जी। तो इसे जस्ट लो। तो मैंने आर्ट डायरेक्टर से कहा यहाँ पे थोड़ी आग लगा दो, इसको तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, पूरा सेट बाहर की सड़क पे पूरा सेट था। और मैंने क्राउड को बता दिया था। और वो संडे का मॉर्निंग था, तो बहुत सारे लोकल कश्मीरीज आ गए थे देखने के लिए। अब जैसे मैं शूट कर रहा था, पहला टेक हुआ, मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने कट किया। तो एक सीआरपीएफ जो थे, और हम लोग के साथ सीआरपीएफ, हम लोग ने परमिशन ली थी दिल्ली से, तो मेरे पास साथ सीआरपीएफ भी थे। तो वो सीआरपीएफ के जो मेन हेड थे वो अब मेरे पास आए और कान में बोलने लगे, सर आपको टीयर गैस चाहिए?" तो मैंने उनकी तरफ देखा, अरे भाई ये इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हाँ चाहिए। तो ही सेड कि आई हैव टीयर ग्रेनेड। और उस जमाने में एक टीयर ग्रेनेड वाज रफली अराउंड 4,000 रुपीज। तो मैंने कैलकुलेट किया कि मैं तकरीबन, मुझे 8 टेक चाहिए होंगे। तो 8 हैं आपके पास? तो वो बेसिस पे वी विल आस्क फॉर, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है। तो इसे हाँ आपको जितने चाहिए हैं। मगर प्रोडक्शन वाले ने कहा कि इट्स अ लो बजट फिल्म, हम आपको इतने नहीं, इतने सिर्फ आपको 6 देंगे, 8 नहीं देंगे। मतलब चलो 6 तो मिल रहा है तो मैं लॉन्ग शॉट्स में ले लूंगा। तो वो उन्होंने ले लिया। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि वो जो सीआरपीएफ बना हुआ था कि तुम, ये कैमरा तुम्हारे पीछे है, मगर आई वांट टू सी कि आप उसको ग्रेनेड का पिन निकालो और इस जगह पे फेंको। मैंने जाके सब आर्टिस्टों को जितने थे सबको बोला, देखो ये एक रियल टीयर गैस है, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं सर, जितना होगा आप करो जैसा हो सकता है, जितना ऑथेंटिक होएगा। अब पहला शॉट ये था, किया, कैमरा स्टार्ट रोलिंग, इसने पिन निकाली और उसने फेंका, और फेंका जहां पे सही जगह पे गिरा। मगर वहां गिरने के बाद वो ग्रेनेड ने इतना बड़ा धमाका किया, इतनी बड़ी आवाज आई, जो उसने जो ये जो सीआरपीएफ जवान है उसने मुझे बताया नहीं था कि ये आवाज करेगा। उसने कहा था सिर्फ धुआं होगा। तो मैंने एक्सेप्ट किया। अब जब जितना इतना बड़ा धमाका जो हुआ, उससे जितनी आसपास की जो छोटे घर थे और बिल्डिंगें थी वो थोड़ी जैसे हिल गई। हम लोग का कान एकदम सुन हो गया, और धुआं 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 धुआं, एंड देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं पलट के देख रहा हूँ ये क्या हो गया। और जैसे वो धुआं थोड़ा सेटल हुआ, ये जितने जो पब्लिक आई थी शूटिंग देखने के लिए वो सब कूद पड़ी अंदर सेट पे।
और वो मेरी तरफ बढ़ने आ गए। मैंने पलट के देखा और उन लोग दे स्टार्टेड ब्रेकिंग माय रिफ्लेक्टर्स को तोड़ने लगे, अब बंद करो शूट और ये सब। ओ मैंने ऐसे पलट के मैंने कैमरामैन को कहा कि तुम मेरा ये कैमरा लेके जाओ, और जितनी जो असिस्टेंट्स लड़कियां थी मैंने कहा सब जाओ। उन लोग सब भागे गाड़ी में जाके बैठ के। ये लोग आए, तकरीबन कुछ 50-60 का क्राउड था, मुझे आके घेर लिया। और दे स्टार्टेड अब्यूजिंग मी एंड दे स्टार्टेड टेलिंग मी कि तुम हमेशा कश्मीरीज को बैड लाइट में बताते हो, और ये आप उनको अच्छी तरीके से क्यों नहीं बताते, और ये क्या धमाका था, ये क्या था। ऐसे देखो मुझे नहीं मालूम था, ये मेरी गलती है। एंड जब ये बहस हो रही है, दे वर लाइक एजिटेटेड। एक हाथ आता है, मुझे पकड़ता है, एंड ही पुल्स मी आउट। ही टर्न्स आउट टू बी द लोकल इंस्पेक्टर, एक्चुअल इंस्पेक्टर। वो आए, उसने हाथ पकड़ा मेरा और लेके गया। वो लेके पुलिस स्टेशन सीधा, और जाके हम लोग बैठे। तो मेरे साथ मेरे लोकल लाइन प्रोड्यूसर, मेरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और मैं, हम लोग जेल में, मतलब पुलिस स्टेशन में। और वो कह रहा है कि आप लोग की तो जेल हो गई है, आप लोग बाहर नहीं निकल सकते। अब ऐसे अरे ये क्या है यार। और उन्होंने दे सेड वी विल आपका एफआईआर लिखेंगे। तो सबसे पहले दे स्टार्टेड विद मी। सो आई सेड ये किसने ऑर्डर दिया ये चीज धमाका करने के लिए। ऐसे देखो मैं डायरेक्टर हूँ, यस आई स्टूड अप, और मैंने कहा उनसे कि ये चाहिए, मगर किसने आपको बोला। ऐसे मैंने सीआरपीएफ से बाकायदा खरीदा, मगर आपने क्यों कहा ये। मैंने बोला मुझे ऑथेंटिसिटी चाहिए थी मेरे शॉट की, एंड दे सेड कि ये रियल ग्रेनेड है। तो मैंने तो सबको बताया कि ये रियल है, मगर सिर्फ ये इतना मुझे मालूम नहीं था कि ये आवाज करेगा। एंड उसने पूरी बात सुनी, उसने माय प्रोडक्शन गाइस की बात सुनी, एंड ही लुक्स एट मी से आप चले जाओ, इन लोग दोनों अरेस्टेड है। उनकी 25,000 फाइन हुआ एक एक का। एंड उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं गया वापस, एंड आई सेड आई वांट टू कंप्लीट माय शूट, क्योंकि इतना बड़ा हम लोग का यूनिट था, क्राउड था बहुत। तो वो चीज जाके हमने कैसे भी करके दूसरी तरीके से उसको खत्म की। बट थिंग्स लाइक दिस, जो इट हैपेंस, और ये चीजें हर फिल्म पे होती है, कुछ ना कुछ बड़ी चीज धमाका होता है जिसमें यू डोंट रिमेम्बर, आप भूल नहीं सकते हो। These are incidents which happened while making that film. So there are quite a few, but I'll just go on and on talking about it if you. इट्स अ क्रेजी एक्सपीरियंस So सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। yeah. सर अभी हमें नेटफ्लिक्स पर है, बट नेटफ्लिक्स अभी इंडी जी. फिल्म्स ज़्यादा रिलीज नहीं कर रही है, कि उन्होंने कह भी दिया है कि वो इंडी फिल्म्स रिलीज Hmm. नहीं करेंगी। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Uh, I first of all, मेरे लिए ना there is no such thing as independent cinema and commercial cinema. Cinema is cinema. आप वो जो डिवीजन जो पहले का था, जैसे आप अगर फर्ज करो 60s का सिनेमा या 70s का सिनेमा, क्लोज टू 80s का सिनेमा, उसमें डिफरेंशिएशन तो कुछ था नहीं। हाँ उस टाइम पे भी डायरेक्टर्स थे, जैसे सत्यजीत रे उस टाइम के भी थे, एंड हिज फिल्म्स वाज डिफरेंट. Yes, you had commercial directors also, but you had commercial directors who were making that type of cinema. गुरुदत्त को लीजिए आप, तो उनका सिनेमा उस टाइम पे ज्यादा चला नहीं, मगर वो यू नो इट्स नोन एज कल्ट सिनेमा. आप अगर राज कपूर की फिल्में देखिए या महबूब खान की फिल्में देखिए या वी शांताराम की फिल्में देखिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट फिल्म और कमर्शियल फिल्म, बट दे वर कमर्शियली आल्सो सक्सेसफुल. ये बाद में जाके सेग्रीगेशन हुआ. So for me, there is no segregation of Indian. Yeah, it is sad. See, आप, for example, look at 12th Fail. आजकल के आप कह रहे हो, it's an indie film, but it has done so well. So I don't see, yes, it has to be a good content versus bad content. That's all I look at it. I don't look at it as indie cinema or commercial cinema. And if Netflix is saying that okay, they don't want, they don't want indie films. It's not that they don't want indie films. They don't want, uh, like आप देखो उसमें कमर्शियल सिनेमाज भी उन लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते. मेन स्ट्रीम की जो कमर्शियल फिल्में हैं नेटफ्लिक्स पे कहाँ आती हैं? शाहरुख सलमान की फिल्में कहाँ आती हैं? या तो वो भी नहीं है ना. तो दे वांट गुड कंटेंट, सो आई वुड सेग्रीगेट इट एज अ कंटेंट वाइज एंड नॉट इन दी सिनेमा टाइप्स. लेकिन सर शाहरुख खान की मूवी है सर इसमें नेटफ्लिक्स में। हाँ, आई मीन टू से आप जैसे वो कौन सी इससे पहले वो तो जी में आई थी ना, ये कौन सी थी, जवान। जवान.
वो नेटफ्लिक्स पे कहाँ थी, वो तो इस पे थी ना, कि अमेजोन पे थी कि वो जी नेटफ्लिक्स पे में थी? है मेरे ख्याल से, कोई तो जवान या पठान। अच्छा, तो आप ठीक है, शाहरुख का मत लो, आप सलमान की फिल्में नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं आती? बट सर एक टाइम था ना कि यू नो नेटफ्लिक्स एक चेंज का हम देख रहे थे कि चेंज करेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं देख पा रहे जी, हैं। देखिए आई फील वो चेंजेस तो वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज उनकी इट्स गॉट टू डू विद द सब्सक्रिप्शन, उनके सब्सक्राइबर्स इतने बढ़ नहीं रहे हैं, या बढ़ रहे हैं तो उन लोग का स्ट्रेटजी हो गई है कि इस तरीके से उन लोगों को गेट देम हुक्ड ऑन टू इट। तो होगा, देखिए कुछ भी बोलिए, अच्छा जो कंटेंट है वो समहाउ विल फाइंड इट्स वे। वैसे ही मैं कहूंगा, कोई अगर बंदा, कोई भी उसमें टैलेंट है, वो बाहर आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो कोई वैसे ही अच्छी फिल्में जितनी हैं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो रुक नहीं पाएगी, वो कहीं ना कहीं अपना मकाम बना लेगी। सो दैट्स व्हाट इज टैलेंट ऑल अबाउट। सर आप अपनी फेवरेट फिल्म्स कोई रेकमेंड करना चाहेंगे? अरे भाई बहुत सारी हैं, आई डोंट नो, आई मीन it's a endless. I go with directors. मुझे like for example my most favorite directors whom I get inspired from is are like guys like Zhang Yimou, guys like Martin Scorsese, Oliver Stone, Coppola. Uh, you know, there are quite a few. I mean, Woody Allen. I love his cinema. You know, if you talk about our Indian directors, so Indian directors like, I mean, look at Sham Benegal. You look at, yes, I mean, to commercial directors who are my contemporary, agar aap dekhein, there's Raju Hirani. He's such a successful director. Leave aside the last film, but he has a very success mark, and he loves to tell stories in so nice manner. So these are some very good directors, So I would go with their films. I like those films, like Imtiaz Ali. Till certain time, unki such brilliant cinema, he gave. Look at Vishal Bhardwaj. You look at, there are such Anurag Kashyap. I mean, commendable what he tries to, So these are directors whom I'll follow. I like their cinema where one can learn from. So I would go with more of a director than particularly a film. सर आप कभी ऐसे फिल्म सोचते हो कि मुझे ये थीम बतानी हो, ये मैसेज बताना है, ऐसे चूज करते हो फिल्म को? मैं जब मेरी कहानियां मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ निकालने के लिए इसका थीम, अगर मुझे कोई पूछे तो ये क्या हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हामिद लो आप। तो जब हामिद की मुझे वो वन लाइन मुझे पसंद आई थी, एंड आई वांटेड टू गेट इनटू इट, उसका उसका थीम क्या था कि वो बाद में एक बच्चे के नजरिए से, फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव इफ यू सी, उसके लिए तो कोई ये दुश्मनी या दोस्ती है नहीं। जो हो रहा है कश्मीर में उस जमाने में, थ्रू अ बॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, इट वाज प्योर, इट वाज सो प्योर। तो वो मैंने उसमें निकालने की कोशिश की, आफ्टर व्हेन आई डिसाइडेड दैट ये लाइन से मैं फिल्म बनाऊंगा। तो आई डोंट स्टार्ट विद के मुझे ये सोच के उसको ये मेरा मोटिव होगा इस स्टोरी को लिखना। वो मोटिव बाद में मैं सोचता हूँ, क्योंकि कहानी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। वो मोटिव आ ही जाता है। सर इन इन इंडिया कोई एक्टर के साथ आप काम करना चाहते हैं, कास्ट करना चाहते हैं? अरे भाई बहुत सारे हैं, देयर सो मेनी यार, देयर सो मेनी एक्टर्स हु आर वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड। आप जैसे नवाजुद्दीन को लो, या आप आजकल इवन लुक एट ये अपना, राजकुमार राव, ओ गॉड, गुलशन तो वही है। राजकुमार राव, फिर ये अपने क्या मनोज नाम है बाजपेयी। इनका, Manoj Bhat. I mean, these are such fantastic actors. Yeah, they are so good. There are lots. ये जितने जो हैं, there are lots. So yes, I would love to. There are quite a few. ये अपने क्या नाम है, नाम नहीं आ फिल्म रहा फिल्म है। से बता दीजिए। जो ये अपना गैंग्स ऑफ वासीपुर में उनका लॉन्च हुआ था। विजय ये राज, अपने यूपी के हैं। पंकज त्रिपाठी। विजय राज तो मैंने पंकज काम किया है। त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को मैं काफी मिला भी हूँ मैं। वो उनको हामिद में हम लोग भी सोच भी रहे थे, मगर वो कुछ डेट्स की वजह से हो नहीं पाया था। बट वो कितना ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, इट्स अ ब्रिलियंट एक्टर। वैसे ही आप, आई हैव वर्कड विद तनिष्ठा चैटर्जी, आई हैव वर्कड विद रसिका दुग्गल,
I have विजय राज, अगर आप देखें संजय ये भी मिश्रा. विजय राज, ये इन सब के साथ, बट जैसे लाइक तिलोत्तमा आप देखो, शी इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर, माय गॉड व्हाट अ टैलेंट, यू कैन सी दैट। देन तिलोत्तमा है, राधिका आप्टे है, फिर दे आर ब्रिलियंट, दे आर ब्रिलियंट। एंड यस, दैट इज व्हाट लाइक इफ यू सी विक्रांत मेसी, माय गॉड क्या काम किया है, इट्स सो ही सो कन्विंसिंग एज अ, वो बच्चा जब है और फिर जब वो बड़ा हो जाता है, ही सो कन्विंसिंग, माय गॉड दीज आर सच, दिस दे आर अ बंडल ऑफ टैलेंट यार, दिस टू गुड, टू गुड, so I would love to work with him, yeah। सर आप अभी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं अभी? मैं अभी फिलहाल एक मलयालम फिल्म जो है वो 80% हमने शूट कर ली है, मगर उसमें कुछ तकलीफें हो रही हैं टू कंप्लीट द फिल्म, बिकॉज इट इज इंडी सिनेमा, बड़ा मुश्किल है इंडी फिल्म को बाहर लाना, उसको कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो 1000 हर्डल्स होते हैं, उसका ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो एक 7 दिन की शूटिंग है, उसमें फंसी है फिल्म। तो होपफुली इट कम आउट। उसके अलावा देयर इज अ वेब सीरीज व्हिच आई एम वर्किंग ऑन, और एक फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। वो सो दीज आर थिंग्स व्हिच आई एम करंटली वर्किंग ऑन। Sir, any advice for someone who wants to get into filmmaking? आई माय ओनली एडवाइस इज दैट आप वो जो घोड़ों को जो लगा देते हैं ना आंखों पे, क्या बोलते हैं उसको, वो लगा के बस भिड़े रहो, करते रहो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, नेवर गिव अप। यस, दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री, आपको हजारों लाखों हर्डल्स आएंगे, मगर उससे डिसअपॉइंट मत हो, जस्ट क्रॉस द हर्डल्स, वो कुछ होता ही रहेगा। अभी तक मैंने 3 फिल्में और 2 वेब सीरीज बना चुका हूं मैं, आउट ऑफ लव और दुरंगा। अभी भी हर प्रोजेक्ट पे उतनी ही तकलीफ होती है जो मेरे पहले प्रोजेक्ट पे हुई थी। सो ये चीजें तो नॉन स्टॉप है ही हैं, होती रहेंगी। इससे आप रुको मत, ना डिसअपॉइंट हो, बट जस्ट कीप ऑन गोइंग, दैट्स माय एडवाइस टू यंगस्टर्स आई शुड से। एंड देयर इज नथिंग बेटर देन दिस इंडस्ट्री, nothing better than this industry, where you can tell your stories, tell your mind. It is a beautiful industry, and we जो जो चीजें जो यंगस्टर्स फेस, वो आपका मे बी आपने सही जगह पे सही तरीके से आप नहीं पहुंचे हो, इसके लिए आपको कुछ तकलीफें हुई हैं, वो तकलीफों को नजरअंदाज कर जाओ। वो जो लोग तकलीफ देते भी हैं, वो आपको वैसी एलिमेंट्स आपको हर फील्ड में मिलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री पे वो छाप लग गया कि ये तो एकदम खराब इंडस्ट्री है। नहीं, इससे अच्छी इंडस्ट्री और कोई है नहीं। इट इज अ ब्यूटिफुल इंडस्ट्री। यस, देयर आर सम यू नो अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। तो वो चीजें को आप अवॉइड एंड जस्ट बी एट इट। इट्स अ गुड इंडस्ट्री, यू शुड, बट यस, इट इज देयर आर टू मेनी पीपल and there are less things which are happening. That is why it takes that long, but hota hai, but keep going. Thank you so much for joining the podcast, sir. It was really, really, really Thank you. an honor to talk to you, sir. आपने फीचर Thank you. इतने अच्छे फीचर बनाए. Thank you. So thank you so much, sir. Thank you. Please send me the link Obviously, iska. obviously, sir. Yeah, so I want to see what comes out of it also, and wish you all the Thank best. you, sir. It's nice what you're Thank doing, you, sir. that you're catering to people who are interested in this field. It's very nice, and keep on doing that good Thank you, work. sir. Thank you so much.